हेलो क्लास, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूशन। और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। कल हम लोगों ने 3 पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए थे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कीजिए और पहले इन दो को क्लियर कीजिए कि क्या ये 3 कैरेक्टर्स आपके लिविंग बीइंग के हैं और इनमें से कौन कौन से कैरेक्टर्स में एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं। ओके, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। ये है आपका फोर्थ पॉइंट। थर्मो रेगुलेशन फिफ्थ पॉइंट एंड कॉन्शियसनेस सिक्स पॉइंट। ठीक है, ये 6 कैरेक्टर्स हैं, 6 मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि लिविंग बीइंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये 6 कैरेक्टर होने चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म आपका अलाइव है या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपके कैरेक्टर क्या होना चाहिए लिविंग बीइंग का। जो लिविंग बीइंग होते हैं उनमें आपका या तो वो सिंगल सेल से बने हो या फिर वो बहुत सारे सेल से बने हो। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके सिंगल सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तो भाई ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। देखो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक बहुत ही ज़्यादा, जिसको आप छोटी क्लासेस से अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो, दैट इज अमीबा। अमीबा आपका प्रोटोजोआ है जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और सिंगल सेल मतलब जो एक ही सेल से बने होते हैं उनको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सिंगल सेल है, इट डजेंट मीन कि उसकी बॉडी में कोई भी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन जैसी प्रॉपर्टी नहीं होगी। एक ही सिंगल सेल सफिशिएंट होता है सारे के सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए, चाहे हम लोग इंजेशन की बात करें, चाहे हम लोग डाइजेशन की बात करें, चाहे हम लोग एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन की बात करें। ये सारी एक्टिविटीज़ एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी हो रही है एंड दैट इज़ वाई ये आपका अलाइव है। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल होते हैं, जो एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा टाइप का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, 2 से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, दे कम्स अंडर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल्स आपके जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इवन फंगस, फंजाई, ये भी आपके आ जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में आपका न्यूमरस नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, फंजाई भी आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर आपके आ जाते हैं लिविंग बीइंग के, और इसमें कोई भी एक्सेप्शनल पॉइंट नहीं है। अगर आपकी सारी सेलुलर एक्टिविटी एक सेल परफॉर्म कर रही है तो वो यूनिसेलुलर में आ जाती है, और अगर आपके बहुत सारे सेल है तो ऑब्वियसली बहुत सारी एक्टिविटीज तो परफॉर्म होगी। तो लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टर होना चाहिए कि वो सेल से बने होने चाहिए, एक या एक से ज़्यादा सेल से, और सारे के सारे आपके पार्टिसिपेट करने चाहिए हर एक फंक्शन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सेल है इसके पास, उसके बाद भी अमीबा सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सारे लिविंग फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है ना, लाइफ प्रोसेसेस। और अगर हम बात करते हैं इनकी, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें भी सारे कैरेक्टर्स, उनमें भी सारे फंक्शंस हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्या ऐसा नॉन लिविंग में होता है, क्या उनमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ये प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे हमारा आ जाता है कि नो, नॉन लिविंग बीइंग में हमारे ये प्रोसेस नहीं होते हैं जो इन लिविंग बीइंग्स में हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को और कैसे समझेंगे, हमको पता है कि भाई हम लोग बहुत छोटे से माइन्यूट यूनिट से बने हुए हैं, दैट इज सेल। सेल से आपका क्या बनता है, जब आपके सेल सिमिलर टाइप ऑफ सेल विच परफॉर्म सेम टाइप ऑफ फंक्शन और स्पेसिफिक फंक्शन, तो उनको हम लोग बोल देते हैं टिश्यू।
है ना। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि हमारे सेल्स जो कि सेम टाइप के होते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है। और टिश्यू, एक टाइप के टिश्यू आपका क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन। फिर बहुत सारे ऑर्गन जब बन जाते हैं आपके, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज एक ऑर्गन, एक टाइप का ऑर्गन बनाएंगे, तो वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स बनेंगे। और बहुत सारे ऑर्गन का ग्रुप ऑफ ऑर्गन विल फॉर्म व्हाट, ऑर्गन सिस्टम। और इससे पूरा कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। या फिर कोई कोई बोलते हैं कि पूरा आपका इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। कुछ होते हैं जो आपके सिंगल सेल से बने होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन वो बने सिंगल सेल से ही है। जैसे कि ह्यूमन अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो ह्यूमन जब सिंगल सेल था तो वो जाइगोट था। उसके बाद इस जाइगोट में जो सिंगल सेल था उसमें डिविजन्स हुए और वो कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो में। उन एम्ब्रियो में जो सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज थे, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स थे, उन्होंने ग्रुप अप किया और उसके बाद टिश्यू फॉर्म किया और टिश्यू से वहाँ बन गए ऑर्गन्स, ठीक है। एम्ब्रियो स्टेज ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आपकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड, आप विजिबल नहीं होते, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, है ना, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसके बाद एम्ब्रियो में आपका जब डेवलपमेंट होगा तो वो फीटस में कन्वर्ट होता है। फीटस में हमारे ऑर्गन्स वगैरह फॉर्म हो जाते हैं, बॉडी ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फीटस जब आपका फुल्ली डेवलप हो जाता है, उसके बाद जब वो आपका डिलीवर आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द वूम, फ्रॉम द फीमेल बॉडी, तो बन जाता है वो इन्फेंट, ठीक है। तो ये आपको मैंने जस्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। और ये होता है सिर्फ लिविंग बींग्स में। नॉन लिविंग बींग में ऐसा नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपका एक कैरेक्टर है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये आपका कैरेक्टर है लिविंग बींग का। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। ओके है नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन मतलब होता है कोई भी लिविंग बींग में ये कैरेक्टर होना चाहिए कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, ठीक है। मतलब कि बॉडी टेम्परेचर अगर मेंटेन हो रहा है तो ये आपका कैरेक्टर आ जाता है लिविंग बींग का। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे अगर नॉन लिविंग बींग में, तो नॉन लिविंग बींग में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं होता है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाए या फिर अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाए, ठीक है। और ये बॉडी में आपका आपकी विल से नहीं होता है, दिस इज इनवॉलंटरी एक्शन, जहाँ पे हार्मोनल केमिकल्स आपके परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, ठीक है। और थर्मो रेगुलेशन को ही हम लोग होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये करता कौन है, तो हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है दैट इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे यही थर्मो रेगुलेशन में ही हम लोग देखते हैं हीट स्ट्रोक एंड हाइपोथर्मिया। जब हम लोग हीट स्ट्रोक की बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को बैठे बैठे ही या फिर अचानक से बहुत हीट स्ट्रोक्स आते हैं, है ना, बहुत हीट फ्लैशेस आते हैं। तो ये आपका होता है कि अचानक से जो टेम्परेचर होता है जब बॉडी में रेज होने लग जाता है, ठीक है, दैट इज हीट स्ट्रोक। और ये आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 और 3 मिनट्स दोबारा से बैलेंस हो जाता है, बिकॉज हमारी बॉडी में, लिविंग बीइंग में ये टेंडेंसी होती है कि जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो आपका नॉर्मल होता है ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। सेम आपका हाइपोथर्मिया भी है। हाइपोथर्मिया में क्या होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो सडन लो हो जाता है। ये आपका लो ब्लड प्रेशर से भी हो सकता है, जो हीट स्ट्रोक है वो हाई ब्लड प्रेशर से भी हो सकता है। और ये जो मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपकी केमिकल सिक्रेट होते हैं, ये आपके ग्लैंड से होते हैं, दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ होती है लिविंग बीइंग में, ये प्रॉपर्टी नॉन लिविंग बीइंग की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक और कैरेक्टर हमको मिल गया है जो सिर्फ लिविंग बीइंग का है, और ये आपका आप बोल सकते हो कि डेफिनेट पॉइंट है टू शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। इतना क्लियर हो गया आई थिंक। सो योर नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर लिविंग बीइंग्स होते हैं, इनमें ये एबिलिटी होगी कि ये अपने आसपास के टेम्परेचर को, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस कर पाए। जैसे कि अगर बहुत धूप है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इसको सेंस कर पाए, अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो इसको सेंस कर पाए,
ठीक है। या फिर अगर हम प्लांट के केस में बात करते हैं तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जो भी आपके मूवमेंट्स होते हैं वो एक स्टिमुलाई की तरफ जब आपका प्लांट शो करते हैं तो दिस कम्स अंडर अगेन कॉन्शियसनेस। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल अगर मैं प्लांट के केस में लूँगी तो आप अगर हम बोल रहे हैं कि जो स्टिमुलाई है वो आपका लाइट है, तो जब प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं या फ्लावर होते हैं ये जब टूवर्ड्स लाइट बेंड करने लग जाते हैं तो दिस रिस्पॉन्स इज योर फोटोट्रोपिज्म, है ना। फोटो मतलब लाइट, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। और अगर आपके केमिकल्स के थ्रू हो रहे हैं, मतलब केमिकल्स की डायरेक्शन में अगर आपका मूवमेंट शो हो रहा है तो इसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। कीमो फॉर केमिकल्स एंड ट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट। ठीक है, तो मतलब कि कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस आपके लिविंग बीइंग, एक जो भी स्टिमुलाई आ रहा है उनके सामने, कोई भी इन्वायरमेंट फैक्टर हो सकता है, वो आपका हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, पेन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, उसके अगेंस्ट अगर कोई उसको अगर सेंस कर पा रहा है, जो भी स्टिमुलाई है उसको अगर सेंस कर पा रहा है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर पा रहा है तो दिस कम्स अंडर कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये वाला पार्ट था आपके प्लांट का। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में सपोज अगर सामने से अगर कोई भी आपको हिट करने के लिए आ रहा है तो उसके अगेंस्ट आप क्या डेंजर फील करोगे, जो डेंजर को सेंस करोगे, जो भी डेंजर सामने से आ रहा है दैट विल बी स्टिमुलाई, और आप जो भी रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट करोगे दैट विल बी योर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये भी आपका एक डेफिनेट, और इसमें लिविंग बीइंग में ऐसा नहीं होता है। लिविंग बीइंग में कोई भी स्टिमुलाई उनके सामने आ जाए दे विल नॉट शो रिस्पॉन्स बिकॉज कॉन्शियसनेस नहीं है उसमें। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस आपका अगेन एक डेफिनेट प्रॉपर्टी हो जाएगी लिविंग बीइंग की। ठीक है, तो दोबारा से इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। लिविंग बीइंग के 6 कैरेक्टर्स यहाँ पे मेन है। फर्स्ट ग्रोथ, जो लिविंग बीइंग होने चाहिए उनमें ग्रोथ होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन लिविंग की तो नॉन लिविंग में भी आपका ग्रोथ का फैक्टर आ जाता है। ठीक है, मतलब जो लिविंग बीइंग होते हैं उनमें इंट्रिंसिक सेल डिविजन्स होते हैं, लेकिन जो आपके लिविंग बीइंग में और जो नॉन लिविंग बीइंग होते हैं उनमें एक्सट्रिंसिक होता है, बाहर से ग्रोथ होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन होता है कि भाई हाँ प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज, है ना, सेम लाइक देम। तो यहाँ पे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होते ही हैं, ये तो लिविंग बीइंग के कैरेक्टर है ही, लेकिन कुछ ऐसे भी इसमें एक्सेप्शनल पॉइंट है। यहाँ पे कुछ आपके लिविंग बीइंग ही ऐसे होते हैं जो कि इनफर्टाइल होते हैं, है ना, दे अनेबल टू रिप्रोड्यूस, तो वो आपका इसमें एक्सेप्शन आ जाता है। फिर हम रिप्रोडक्शन को भी नहीं लेते कि एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है। बाकी अगर नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन पॉइंट आ जाता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन हमारा एक डेफिनेट पॉइंट नहीं माना जाता। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म में यही है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि आपका एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस आ जाती हैं, जिसको हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, वो हम लोगों ने देखा, जो कि लिविंग बीइंग का ही कैरेक्टर है, नॉन लिविंग बीइंग का कैरेक्टर नहीं है, इसलिए हम इसको डेफिनेट प्रॉपर्टी मानते हैं। देयर आर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, थर्मोरेगुलेशन, कॉन्शियसनेस, ये 4 पॉइंट्स आपके डेफिनेट पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग के, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है और ये सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होते हैं। ठीक है, तो इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है।